हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बीपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर आए हैं वॉल्केनिज्म का सेकंड पार्ट। हम यहां पे कर रहे हैं यूजीसी ज्योग्राफी पेपर 2 और उसमें हमारा हम बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम लोग कवर कर चुके हैं। आप चाहे तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी की बहुत सारे टॉपिक हैं। और अर्थक्वेक भी मैंने कवर किया पार्ट 2 पार्ट में। और वॉल्केनिज्म का भी पार्ट 1 कवर किया। इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे वॉल्केनिज्म पार्ट 2 की। ठीक है, वॉल्केनिज्म पार्ट 2 में मैं आपको बता दूं, यहाँ तक हमने पार्ट 1 में देख लिया। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। आ, सबसे पहले मैंने पार्ट 1 में देखा कि व्हाट इज़ द वॉल्केनो। पार्ट 1 में आप देख सकते हो। दूसरा हमने देखा कि वॉल्केनो क्या है। फिर हमने देखा कॉज ऑफ वॉल्केनो। ये 3 टॉपिक हमने पार्ट 1 में देखे थे। अब सीधा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिज्म, यानी पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर वॉल्केनिज्म है। ठीक, चलिए ये पॉइंट हम समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ज्वालामुखी का विश्व वितरण, ठीक है। ज्वालामुखी का विश्व वितरण कहाँ कहाँ पर है, यानी कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा दुनिया में जो खासकर ग्लोब की बात करें हम, वर्ल्ड की, तो तीन तीन रीजन है वॉल्केनिज्म के जो मेजर हैं, है ना, खासकर 4, एक अदर में आता है। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे पूरे ग्लोब की अगर बात करें हम, पूरे ग्लोब की बात करें तो 4 रीजन हैं। पहला रीजन है पैसिफिक बेल्ट। इसको हमने पार्ट 1 में थोड़ा डिस्कस किया है। पैसिफिक बेल्ट, इसको हिंदी में कहते हैं परिप्रशांत पेटी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो रीजन वॉल्केनो के हैं ना, वही रीजन अर्थक्वेक में भी हैं। जो रीजन वॉल्केनो के हैं वही रीजन अर्थक्वेक के भी हैं। उसके बाद है मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट, सॉरी मिड अटलांटिक बेल्ट। मिड अटलांटिक मिड अटलांटिक बेल्ट, ठीक है। तो मध्य अटलांटिक पेटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है आपका मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है। मध्य महाद्वीपीय पेटी पेटी ये। और तीसरा आता है अदर रीजन, अदर, अन्य, अन्य क्षेत्र। तो ये हैं। तो क्या मैंने बताया आपको कि 4 रीजन है, पर प्रशांत पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट और अदर रीजन। तो 4 हैं जो मेन हैं। सबसे ज़्यादा लगभग लगभग 60% प्लस जो हैं वो इसी में आते हैं, 60%, है ना। और लगभग 20% प्लस यहाँ पर आते हैं। लगभग 8% प्लस, 8% प्लस इस पर आते हैं। और बाकी जो हैं वो यहाँ आते हैं। तो कौन सा एशिया है, कौन सा एरिया है पैसिफिक बेल्ट का, हमने पार्ट 1 में भी आपको बताया है, मतलब क्लास में। इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि अगर अगर हम बात करें हैं पैसिफिक बेल्ट की, तो पैसिफिक बेल्ट का मतलब होता है
कि यानी पैसिफिक ओशियन कोस्टल रीजन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन कोस्टल रीजन यानी प्रशांत महासागर के जो कोस्टल रीजन है, तटीय भाग हैं उनको। अब ये कौन कौन से हैं? एक तो है वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, है ना, वेस्टर्न साउथ अमेरिका, ईस्टर्न एशिया और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यही है, ये है। तो ये रीजन है पैसिफिक बेल्ट। अब इसमें देखते हो यानी नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी भाग जो अलास्का है, कैलिफोर्निया है, कनाडा का जो कोस्टल रीजन है वो है। उसके बाद है वेस्टर्न साउथ अमेरिका। वेस्टर्न साउथ अमेरिका मतलब एंडीज का जो पार्ट है वो उसमें आ जाएगा। उसके बाद है ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया का मतलब जो जापान वगैरह का पार्ट लगा हुआ है वो है। उसके बाद ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट वाला भाग ये है। यहाँ पर इस रीजन में पूरे वर्ल्ड के लगभग 65% प्लस, है ना, प्लस अर्थक्वेक मतलब वॉल्केनो यहाँ पे आते हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, यहाँ पे मैंने पार्ट 1 में भी मैंने बताया, थोड़ा डिस्कस यहाँ भी करता हूँ। इसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। किसको? पैसिफिक रीजन इज कॉल्ड एज रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, ठीक है, इसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अग्नि वलय, अग्नि वलय। यानी ये वो रीजन है जहां पर अर्थ वॉल्केनो मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। एंडीज दे देगा वो, एंडीज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, फ्यूजियामा है ना, और हिमालय है। फिर वो पूछेगा इनमें से कौन है वो रिंग ऑफ फायर का पार्ट नहीं है। एंडीज, फ्यूजियामा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय। तो हिमालय इसमें रिंग ऑफ फायर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को समझना है आपको। नेक्स्ट है इसमें मिड अटलांटिक बेल्ट, है ना, दूसरा है मिड अटलांटिक बेल्ट। मिड अटलांटिक बेल्ट में कौन कौन सा रीजन है एक बार मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, मिड अटलांटिक बेल्ट का मतलब ये होता है कि जो अटलांटिक के बीच वाला एरिया है वहाँ पर डाइवर्जन होता है। हाँ, चीज़ बता दो, ये जो है ना ये कन्वर्जन रीजन है। ये जो है ये कन्वर्जन रीजन है। ये थोड़ा सा आप नोट कर लेना कि जो पैसिफिक बेल्ट रीजन है ये कन्वर्जन रीजन है। कन्वर्जन कन्वर्जन रीजन है, ठीक है। और ये मिड अटलांटिक बेल्ट जो है ये डाइवर्जन रीजन है। डाइवर्जन रीजन है ये, ठीक। अब इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं? इसमें आते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, है ना, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, है ना। तो ईस्टर्न अमेरिका और वेस्टर्न अमेरिका के ईस्टर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी दोनों अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है और अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट है ये इसके अंदर में आता है मिड अटलांटिक बेल्ट में। यहाँ वॉल्केनिज्म होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। एक तो मैंने बोला कि ये क्या है, ये डाइवर्जन है, पहली बात। दूसरी चीज़ है इसका है अटलांटिक रिज। एग्जाम्पल इसका क्या है? अटलांटिक रिज। अटलांटिक रिज है, अटलांटिक कटक। तो ये इसका पार्ट है, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट।
मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम कॉन्टिनेंट जितने भी हैं, अच्छा मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट का मतलब इक्वेटर नहीं है, इक्वेटर तो पूरे ग्लोब को दो मिड में बांटती है, बीच बीच में है इक्वेटर, लेकिन मिड कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जो कॉन्टिनेंट उनके बीच का एरिया। अगर मिड कॉन्टिनेंट की बात करें तो जो हिमालय रीजन है ना, हिमालय रीजन है या मिडल ईस्ट कंट्री हैं या फिर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है या मैक्सिको रीजन है, ये वाला भाग थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करें हम, तो जैसे ये जो है ना, ये जो पार्ट होगा ये होगा, ये इक्वेटर होगा, ये मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट रीजन नहीं है। मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट रीजन कौन सा होगा, ये इससे ऊपर होगा, ये वाला भाग होगा, ये वाला, इसमें हिमालय भी आता है। तो मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट जो है, मैं आपको बता दूं, मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट क्या है? मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट इज ए रीजन जहां पर मैक्सिमम कॉन्टिनेंट है, मैक्सिमम कॉन्टिनेंट, खासकर मैक्सिको रीजन एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, है ना, मिडिल ईस्ट कंट्री, मिडिल ईस्ट रीजन और हिमालयन रीजन। इंडिया जो इसी में है, मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट में इंडिया, इसमें भी बहुत सारे वॉल्केनो हैं, बहुत सारे, जैसे सिसिली है और मतलब बैरन आइलैंड इसी का पार्ट है ना, बैरन आइलैंड जो है वो इसी का पार्ट है वॉल्केनो। इंडिया में जो भी वॉल्केनो है वो इसी के पार्ट है, मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट के। और विसुवियस है, माउंट एटना है, ये सब इटली के आसपास में है। इस्तांबुली मैंने आपको बता दिया, इस्तांबुली को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, ये भी इटली के सिसिली द्वीप पर है। तो जितने भी कॉन्टिनेंट के बीच में आते हैं वर्ल्ड में, उनको मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट कहते हैं। इंडिया, इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ हम लोग एग्ज़ाम इंडिया का दे रहे हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत किस बेल्ट में है, तो भारत मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट में है ना, जो इंडिया है वो मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट में है। चलें, अब हम बात करते हैं अदर रीजन की। अदर रीजन में तो कुछ भी आ सकते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर अदर रीजन में तो कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि दक्कन का प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू अदर रीजन में आ गया। जो दक्कन का जो प्लेट्यू बना है उसका पता है फॉर्मेशन कैसे हुआ भारत में, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है ना, ये इंडिया है और इंडिया में यहाँ पर दक्कन प्लेट्यू है, तो ये भी यार मैग्मा से बना है ना, बेसाल्ट से बना है ना, यहाँ पे ये वॉल्केनो से बना है ना, तो इसको कैसे बना होगा? तो कभी आपसे पूछेगा दक्कन का पठार कैसे बना है, तो आपको बताना है कि दक्कन का पठार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंड अरेबियन प्लेट, है ना, अरेबियन प्लेट से बना है। क्या क्या? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट से बना है ये हमारा दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये अदर रीजन में आता है, इस 3 रीजन में नहीं आता है। समझ में आई हमारी बात? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, दक्कन प्लेट्यू किन किन राज्यों में है? महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटका में है, वेस्टर्न तमिलनाडु में है और कुछ छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न पार्ट में है। तो यही रीज़न है दक्कन प्लेट्यू का। दक्कन का पठार किससे बना है? इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड अरेबियन प्लेट, यानी जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट और ये जो पार्ट है ये अरेबियन प्लेट का है। तो दोनों में जब कन्वर्जन हुआ तो यहाँ पर मैग्मा निकला और वो जिसने बना दिया क्या,
मैग्मा निकल के दक्कन का प्लेटू बनाया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है इसमें इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिज्म। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिज्म। इम्पैक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिज्म में, वॉल्केनो का प्रभाव में क्वेश्चन ये बनेगा कि इनमें कौन कौन सा प्रभाव है और कौन कौन सा नहीं है ना। मैं आपको बताऊं कि वॉल्केनिज्म जब होता है तो उसके कंस्ट्रक्टिव भी इम्पैक्ट्स होते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट की बात करें, दो तरह के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशक, और कंस्ट्रक्टिव मतलब निर्माणकारी। ठीक है, निर्माणकारी। तो ध्यान रखना है कि इसके इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिज्म दो प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। एक वो हैं जो विनाश भी करते हैं और एक वो है जो निर्माण भी करते हैं। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। इसी को हम कहते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। ठीक है, लैंडफॉर्म इसी को हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिज्म। ठीक है, यानी विनाशकारी कौन कौन से हैं, फिर हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव क्या है। विनाशकारी में सबसे पहली बात है, जब किसी भी एरिया में वॉल्केनिज्म आता है, ब्लास्ट होता है, तो सबसे पहले वहाँ पे भूकंप आता है, अर्थक्वेक, है ना, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक्स आता है। ठीक है, अर्थक्वेक, उसके बाद भूकंप आता है, उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफॉर्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश होता है, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, कोई सेटलमेंट बस्ती हो, कुछ भी हो, वहाँ पे सबका विनाश होगा। उसके बाद है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, इसी से ना सुनामी भी आता है, ये बात ध्यान रखना है, सुनामी भी अर्थक्वेक से आता है, सुनामी, है ना। अर्थक्वेक से लैंडस्लाइड, सॉरी, वॉल्केनो से लैंडस्लाइड भी होता है, लैंडस्लाइड भी होता है, भूस्खलन भी होता है। तो अर्थक्वेक, डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी जान माल की हानि, और ख़ासकर सुनामी आती है, और लैंडस्लाइड भी होता है, फ्लड भी आता है, जाहिर सी बात है। देखो, जब अर्थ वॉल्केनो होगा तो अर्थक्वेक आएगा, तो अर्थक्वेक के जितने भी इम्पैक्ट हैं वो सारे इसमें हो सकते हैं। क्योंकि भाई जैसे मैंने बोला भी था, मैग्मा अगर यहाँ से निकलना शुरू होगा तो क्या होगा, इस एरिया में पहले अर्थक्वेक आएगा, अगर उसको तोड़ देगा तो वॉल्केनो आएगा। ठीक है, तो ये है, तो अर्थक्वेक हो सकता है, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क, यानी लैंडफॉर्म क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि लैंडफॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं, या कंस्ट्रक्टिव वर्क कौन सा है, या वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, ठीक है।
अगर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म की बात करें तो एक्सटर्नल लैंडफॉर्म और इंटरनल लैंडफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं, इंटरनल या इसको इंटरसिव लैंडफॉर्म भी कहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, इनको एक्सट्रैक्टिव लैंडफॉर्म भी कहते हैं, है ना। इंटरनल लैंडफॉर्म यानी आंतरिक और बाह्य, ठीक है, बाह्य। तो दो तरह से हैं, आंतरिक भाग में और बाहरी भाग में। तो कुछ कुछ यहाँ मेन पॉइंट है वो समझना है। मेन पॉइंट क्या है कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है, मैग्मा है। अगर मैग्मा, जैसे मान लीजिए अगर ये, जैसे ये पृथ्वी का ये कोस्टल मतलब क्रस्ट है ना, इसको हम कह सकते हैं, ये क्रस्ट है और इसके नीचे मैग्मा है ना, इसके नीचे मैग्मा है और मैग्मा है। अगर अगर यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू होता है, ध्यान रखिए, यहाँ से निकलना मैग्मा शुरू होता है, ऊपर तक ये मैग्मा जाता है, ठीक है, ऊपर तक जाता है। अगर मैग्मा यहाँ पर कोई लैंडफॉर्म बनाता है, इस एरिया में अगर कोई लैंडफॉर्म बनाता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लैंडफॉर्म, ठीक है, यानी एक्सट्रैक्टिव लैंडफॉर्म। जब कोई मैग्मा धरातल पर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्मा है और यहाँ पे क्या है, ये लावा है, ये लावा है। तो जब लावा कोई लैंडफॉर्म बनाता है सरफेस पे, तब उसको एक्सट्रैक्टिव लैंडफॉर्म कहते हैं, यानी एक्सटर्नल लैंडफॉर्म कहते हैं। जब कोई मैग्मा नीचे से यहाँ से जाता है, इस एरिया से जाता है और इसके अंदर, है ना, इसके अंदर वो कोई लैंडफॉर्म बनाता है, तो उसको कहते हैं इंटरनल लैंडफॉर्म, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो एक्सटर्नल लैंडफॉर्म है या जो बाहरी भूआकृतियां हैं वो किससे बनाई जाएंगी, जो बाहरी हैं, जो बाहरी है वो बनाई जाएंगी लावा से, ठीक है, और जो आंतरिक हैं वो बनाई जाएंगी मैग्मा से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, मैग्मा से बनाई जाएंगी। तो ये तो हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल लैंडफॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। और दोनों चीज़ों के साथ एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पे कि जितने भी लैंडफॉर्म है ना, ये सारे के सारे अग्नियस रॉक से बनाए जाते हैं, अग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। कभी आपको बनेगा कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर मैग्मा सॉलिड, चाहे वो क्रस्ट के अंदर हो, रॉक बनेगी, या भूप्रपर्टी यानी क्रस्ट से ऊपर हो, तो भी प्लेट रॉक चट्टान बनेगी। लेकिन जब चट्टान दोनों, चाहे वो सरफेस पे बने कोई रॉक, चाहे वो रॉक सरफेस पे बने या कोई रॉक वो इंटरनल पार्ट में बने, इंटीरियर पार्ट में बने, कोस्ट क्रस्ट के अंदर बने, दोनों ही रॉक्स क्या होंगी, आग्नेय रॉक्स होंगी, आग्नेय चट्टानों से बनी होंगी, ठीक है। अब कुछ एक, चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनल लैंडफॉर्म में कौन कौन सी हो सकती हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं इंटरनल लैंडफॉर्म में। यहीं पे हम लिख देंगे, बाकी आप समझ जाओगे क्या क्या हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि इंटरनल लैंडफॉर्म में कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल लैंडफॉर्म में कौन कौन से हैं। चले देखो, इंटरनल लैंडफॉर्म में यानी आंतरिक भाग में कौन सी बनती है, सबसे पहले है बैथोलिथ। बैथोलिथ ये जो है एक गुम्मद नुमा होती है, बैथोलिथ ये गुम्मद की नुमा है, ये सबसे बड़ी भूआकृति है अंदर के भागों में, ठीक है, बैथोलिथ। उसके बाद है लैकोलिथ। लैकोलिथ
लैकोलिथ। उसके बाद है फैकोलिथ। कहीं कहीं पर इस पे भी ऐसे ही मिलता है फैकोलिथ, ठीक है, ये भी है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, लेपोलिथ, ठीक है, लैकोलिथ, फैकोलिथ और लेपोलिथ। नेक्स्ट है इसमें सिल। उसके बाद है डाइक, डाइक। तो ये बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल और डाइक, ये सारे के सारे इंटरनल पार्ट में हैं, इंटरनल पार्ट में। और कभी आपको देखो, बस दो बातें मैं बता, तीन पॉइंट हैं यहाँ पे। पहले पॉइंट है, जो डाइक है ना, जो डाइक है वो वर्टिकल फॉर्म में है, इस तरह से डाइक है वो वर्टिकल फॉर्म में है, यहाँ से मैग्मा निकलता है, ये इसको कहते हैं डाइक, ठीक है। और जो सिल है, सिल है ये सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। और जो बैथोलिथ है ये सबसे बड़ी है। बाकी और इसमें कोई नहीं पूछेगा कि किसको कैसे डिज़ाइन में बनाया जाता है। ये डोम के फॉर्म में होती है, यानी गुंबद के रूप में होती है, ठीक है, ये गुंबद के रूप में होती है ये वो आकृति। ये हो गई आपके इंटरनल लैंडफॉर्म। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि इंटरनल लैंडफॉर्म जो हैं इनको हम लोग कहते हैं ये ग्रेनाइट से बनी है। किससे? ग्रेनाइट से, ये ग्रेनाइट से बनी है, ठीक है, ग्रेनाइट से बनी है। यानी इनमें, इन रॉक्स में कोई भी लेयर नहीं होती, नो लेयर, नो लेयर्स, इनमें कोई भी लाइफ नहीं होता, नो लाइफ, नो फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, दे हैव ओनली मिनरल, ठीक है, इनमें केवल मिनरल्स होते हैं, इनमें केवल मिनरल्स होते हैं। तो अब बात समझ में आ गई कि जो इंटरनल लैंडफॉर्म है या इंटरसिव लैंडफॉर्म है, इनको ग्रेनाइट कहते हैं। ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं, ये सबसे कठोर चट्टानें होती हैं। उसके बाद इनमें कोई लेयर नहीं होता। कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें कौन सा फीचर नहीं है लैंडफॉर्म का, तो कोई परतें नहीं हैं, नो लाइफ है, कोई इसमें जीवन नहीं होता है। इतनी गर्म होती जीवन कैसे होगा, है ना। नो फॉसिल फ्यूल, कोई इसमें जीवाश्म नहीं होता है। ओनली मिनरल्स, केवल इसमें मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, ठीक है। तो ये हैं। चले, अब बात करते हैं एक्सटर्नल लैंडफॉर्म की, यानी बाहर में कौन कौन से लैंडफॉर्म हो सकते हैं, है ना। तो ये इंटरनल वाली बात समझ गई। इंटरनल जितने लैंडफॉर्म होते हैं सभी ग्रेनाइट से बने होते हैं, सभी आग्नेय चट्टानें होती हैं, और ये मैग्मा के ठंडे होने से बनते हैं। कौन कौन से वो मैंने बता दिया, उनकी जो स्पेसिफिक कह सकते हैं ना कि विशेषताएं क्या क्या हैं, वो मैंने विशेषताएं आपको बता दी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एक्सटर्नल लैंडफॉर्म पे, बाहरी, ठीक है, एक्सटर्नल लैंडफॉर्म पे। एक्सटर्नल लैंडफॉर्म पे क्या है? एक्सटर्नल लैंडफॉर्म पे एक्सटर्नल लैंडफॉर्म पे देखो, एक तो जो हम लोग सब देखते हैं, एक तो होता है क्रेटर, कोल्डेरा, कुछ नाम पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल लैंडफॉर्म किससे बनते हैं? बेसाल्ट से। थोड़ा सा इनके समझ लेते हैं, ये क्या, ये हैं किससे, बनते किससे हैं, कि इनका स्पेसिफिक फीचर क्या होता है।
ये बनते हैं बेसाल्ट से, सॉरी बेसाल्ट से, ठीक है। ये इन्हें भी अग्नियस रॉक से होती हैं, अग्नियस रॉक से बनते हैं। ये हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन इतना समझ लेना इनकी जो ये ग्रेड जो इंटेंसिव लैंडफॉर्म है उससे कम हार्ड होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनमें कोई लेयर नहीं होता है, नो लेयर, कोई इसमें लेयर नहीं है, नो लेयर्स, नो लाइफ, कोई इसमें लाइफ नहीं है, ठीक है, कोई इसमें लिविंग नहीं होता है। नो फॉसिल फ्यूल, सेम चीज़ है जो उसमें थी, नो फॉसिल फ्यूल, कोई भी इसमें डीजल पेट्रोल गैस नहीं होती है। ओनली देयर आर फाउंड मिनरल्स, ठीक है, केवल यहाँ पे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक, ये चीज़ें हैं। भारत में, इंडिया में ऐसी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है, इसका लिखते हैं यहाँ पे, इंडिया में दक्कन प्लेट्यू में, ठीक है, दक्कन प्लेट्यू में ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं, सॉरी दक्कन प्लेट्यू में, ठीक। चले अब देखते हैं कौन कौन सी इसमें हैं। सबसे पहला है क्रेटर, क्रेटर, क्रेटर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि जैसे ये है, यहाँ से अगर वॉल्केनो ये है, यहाँ से बॉल मैग्मा निकल रहा था, अब कुछ समय बाद ये जगह खाली बच जाती है, स्पेस खाली बच जाता है, इसको कहते हैं क्रेटर। तो क्रेटर किससे बनता है? वॉल्केनो से। इसी को क्रेटर लेक भी कहते हैं। कुछ सालों, मतलब हजारों लाखों सालों के बाद क्या होता है, ये जब मैग्मा ठंडा, अच्छा एक चीज़ और बताऊं मैं, जितने भी लैंडफॉर्म है, चाहे वो इंटरनल लैंडफॉर्म हो चाहे वो एक्सटर्नल लैंडफॉर्म, सभी के सभी वॉल्केनो के डेड होने के बाद बनते हैं। यानी जब वॉल्केनिज्म ख़त्म हो जाता है तब बनते हैं। ये मत सोचना कि मतलब जब वॉल्केनिज्म चल ही रहा तभी बनते, ऐसा नहीं है। जब वॉल्केनिज्म बंद हो जाता है तब ये बनते हैं। तो अगर इसमें वाटर बॉडी भर जाता है तो इसको हम क्रेटर लेक भी कह सकते हैं। तो क्रेटर लेक का मतलब यही है, क्रेटर में अगर हजारों लाखों साल में पानी भर जाए, बारिश का, नदियों का, आसपास की एरिया का, तो उसको हम क्रेटर लेक कह सकते हैं। उसके बाद है कोल्डेरा, कोल्डेरा, ये कोल्डेरा, ठीक है। कोल्डेरा का मतलब क्या है? अगर क्रेटर बड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए, जैसे ये क्रेटर है, ये क्रेटर है, और इस फॉर्म में, इस तरह से ये क्या होगा? कोल्डेरा होगा। यानी क्रेटर का बड़ा रूप ही कोल्डेरा है। यूएसए में है कई सारे कोल्डेरा, यानी मतलब इतना सो, अगर इतना सा रूप है तो वो क्रेटर है, और इतना बड़ा हो गया तो वो कोल्डेरा है, ठीक है। तो बिगेस्ट या लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ क्रेटर इज कॉल्ड एज ए कोल्डेरा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद है गेशर, गेशर, गेशर क्या होता है? गेशर का मतलब है कि किसी एरिया से अगर गर्म पानी निकलता है ना, बहुत सारे गेशर होते हैं। तो गेशर का मतलब है किसी एरिया से अगर गर्म पानी निकलता है, हॉट वाटर, है ना, वार्म वाटर, किसी एरिया से अगर वार्म वाटर निकलता है, वार्म वाटर, तो इसको क्या कहते हैं? गेशर, ठीक है। इसी को इंडिया में हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है, हॉट स्प्रिंग, तप्त झरना। भारत में सबसे ज़्यादा तप्त झरना कहाँ पर है? हिमालय रीजन में है ना,
हिमालय रीजन में है। इंडिया में एक तब झरना है जिसको न कहते हैं मणिकरण, मणिकरण, मणिकरण हॉट स्प्रिंग। मणिकरण हॉट स्प्रिंग है। मणिकरण हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण हॉट स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये भारत का पहला हाइड्रोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है। इंडिया का पहला हाइड्रोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना है। मणिकरण हॉट स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश में है और ये भारत का पहला हाइड्रोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है भारत का, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। नेक्स्ट बनते हैं फुमार लोस। फुमारलोस, फुमारलोस का मतलब होता है धुआंरा, ठीक है, धुआंरा। अच्छा, इसमें क्या होता है? धुआंरा का मतलब है, अगर धुआंरा का मतलब है, हाँ, धुआंरा का मतलब अगर वाटर बॉडी वेपर में चेंज होता है, जैसे किसी एरिया में गर्म पानी निकल रहा है, ठीक है, तो अगर वो गर्म पानी की जगह पर वो सीधे वेपर में कन्वर्ट होता है तो हम उसको फमारलोस कहते हैं, ठीक है। यूएसए में हैं कई सारे, ठीक। तो ये क्या है? ये वार्म वाटर वेपर है, ये वार्म वाटर वेपर है ये, ठीक है। ये गर्म तब मतलब गैस के हैं, पानी नहीं निकलता है, पानी जगह पर गैस बन जाती है, वाटर वेपर बन जाता है, तो इसको हम फॉर्मोरलोज कहते हैं, ठीक है। और भी हैं लैंड फॉर्म। और जैसे अगर हम बात करें बहुत सिंपल फॉर्म में, तो जैसे मान लेते हैं और क्या क्या इससे बन सकते हैं। देखो, जब भाई मैग्मा ठंडा होके जमेगा ना, तो माउंटेन भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, माउंटेन बनेंगे ना। जब ठंडा होके जमा हो जाएगा और उसकी हाइट कितनी 600 मीटर या 500 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए माउंटेन। उसके बाद इसमें प्लेट्यू भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। दक्कन का प्लेट्यू है ना एग्जाम्पल, प्लेट्यू बनेंगे। इससे रिज बनेंगे, है ना, कटक बनेंगे। इससे आइलैंड बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। इससे प्लेन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, मैदान, ठीक है। तो माउंटेन बनेंगे, प्लेट्यू बनेंगे, रिज बनेगी, आइलैंड बनेंगे और प्लेन बनेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अगर 500 से ऊपर है, जम गया है, तो वो माउंटेन है। 500 से नीचे है तो प्लेट्यू है। 300 से नीचे है तो वो प्लेन है, ठीक है, मैदान है। अगर वो ओशनिक वाटर बॉडी में अगर मैग्मा जमा हो रहा है और वो ऊपर निकल आया तो उसको कहते हैं आइलैंड, तो हम उसको आइलैंड कहेंगे। अगर वो पानी के नीचे है तो हम उसको रिज कहेंगे, कटक कहेंगे, ठीक है। तो ये है, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से लैंडफॉर्म है जो इससे बन सकते हैं। अब क्वेश्चन यही बनेगा इसमें, कौन सा लैंडफॉर्म है जो सरफेस के नीचे है और कौन सा लैंडफॉर्म है जो सरफेस से ऊपर है। एक तो ये बनेगा, और दूसरे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, यहाँ से भी बन सकते हैं, ठीक है। मैं 2-3 वॉल्केनो एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे इंडिया में अगर बात करें वॉल्केनो की, तो इंडिया में 2 वॉल्केनो हैं जो बहुत फेमस हैं। एक है नारकोंडम, जो डोरमेंट है, नारकोंडम, नारकोंडम वॉल्केनो, और दूसरा है बैरन आइलैंड, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया होगा, बैरन आइलैंड। ये एक्टिव वॉल्केनो है और ये प्रसुप्त यानी डोरमेंट वॉल्केनो है, ठीक है। तो इसमें नारकोंडम में, और ये दोनों की दोनों बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में है, दोनों की दोनों इसमें बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। तो ये है।
बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको लेकर चले थे, जैसे एक टॉपिक मैंने यहाँ से किया था कि मेजर वॉल्केनो। अच्छा, मेजर वॉल्केनो में क्या है कि कुछ वॉल्केनो का हम नाम आपको बता दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वो आप देख सकते हो। जैसे एक तो था स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, ठीक है, ये मैंने बताया इटली में है। उसके बाद है एक है माउंट एटना, एटना, ये भी इटली में है। एक है विसुवियस, विसुवियस, ये भी इटली में है। एक है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, ये कहाँ पर है? जापान में है। दो आपने बता दिए। एक है कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी, ये कहाँ पर है? ये एंडीज माउंटेन में है। तो ऐसे अगर आप माउंट मेरापी है, एक काम कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप रिसेंटली न्यूज़ वॉल्केनिज्म, ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो बनेगा ना वो इन्हीं में से आ जाएगा। अगर अगर वो करंट का क्वेश्चन नहीं होगा, ज्योग्राफी का होगा, तो वो यहाँ से आ जाएगा। विसुवियस है, एटना है, कोटोपेक्सी है, वेरन आइलैंड है, नॉरकॉन्डम है, और ये माउंट एटना है, स्ट्राम्बोली है। इन्हीं में से, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। अगर कोई ऐसा वॉल्केनो, एक जैसे एक और है मोनोलुआ, जो हवाई आइलैंड में है, ठीक है, मानालुआ, माना लुआ, ठीक है, हवाई आइलैंड में है। तो जो न्यूज़ में है तो वो पूछे जा सकते हैं। जैसे मतलब जैसे आप पेपर देने जा रहे हो, उसके 1 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, है ना, अगर कोई ब्लास्ट हुआ है तो वहाँ से पूछा जा सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पेपर एग्ज़ाम किसी की तैयारी करें, लेकिन न्यूज़ पेपर आप ज़रूर पढ़ते रहें, कि वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वो लोग वो लोग करते क्या हैं, वो लोग जो न्यूज़ में हैं उसी का बेसिक उठा के दे देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग लेकर आएंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजी में थिंकर्स हैं, कुछ बुक्स के नाम भी हैं, इनको मैं अलग से एक क्लास में करा दूंगा, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि इसमें थिंकर्स ये कम करवा रहे हैं या बहुत कम नाम ले रहे हैं, तो वो हम थिंकर्स के नाम, बुक्स के नाम एक बार में एक वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा जियोमॉर्फिक साइकिल, यानी भू आकृतिक चक्र, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।